जय हिंद बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में हमने 12th इंग्लिश ग्रामर के एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया है, ठीक है, और जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है कि आपके पास एक वाक्य, एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आगे लिख देता है कि आप इसको पैसिव वॉइस में या फिर टू को रिमूव करके या फिर एक्टिव वॉइस में या फिर कंपाउंड सेंटेंस में आप इसको चेंज करिए, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, अर्थ नहीं बदलना चाहिए का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूँ कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं इस चीज़ को एक तरह से और कह सकता हूँ कि मैं बेईमान नहीं हूँ। मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, आई एम ऑनेस्ट। और दूसरी तरह से मैं इसी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि मैं बेईमान नहीं हूँ, यानी कि आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, तो दोनों का अर्थ एक ही है। बस सिंपल ये है कि मतलब डिफरेंस ये है कि एक है आपका सिंपल, यानी कि मैं बेईमान या फिर मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को दूसरे तरह से बोलना चाहे जिसमें कि निगेटिव का यूज़ हो, तो हम बोलेंगे कि आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, यानी कि मैं डिसऑनेस्ट, यानी कि मैं बेईमान नहीं हूँ। तो ऐसा ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का भी रूल है बच्चों। इसमें कोई भी आपको वाक्य देता है और बोलेगा कि आप इसमें इसको ट्रांसफॉर्म करिए, बदलिए, लेकिन जो सेंस इस सेंटेंस का है ना, वही सेंस उसका भी होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको हमारे वीडियो में, हमारी क्लास में कोई भी कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए हमारे पास जैसे एक सेंटेंस है कि दे क्लोज शॉप्स एट 9 PM, यानी कि वे शॉप्स को, दुकान को 9 बजे बंद करते हैं। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपके पास रूल पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये टेंस कौन सा है? आप देखिए, दे क्लोज, क्लोज, ये टेंस जो है बच्चों, ये टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो टेंस क्या हो जाता है हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है पैसिव वॉइस में, वो होता है SMR, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होता है कि इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तीसरा रूल क्या होता है कि इसमें, यानी कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में जाता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल क्या होता है बच्चों कि हमेशा पैसिव वॉइस में नया ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, हमको पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट चाहिए तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है? दे क्लोज शॉप, ठीक है। क्लोज है आपका वर्ब और वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में अधिकतर ऐसा होता है, 99% चांस होता है कि वर्ब के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट दे देगा। तो आप लिखेंगे शॉप्स, SHOPS, ठीक है, शॉप्स हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अगर शॉप होता यानी दुकान होता तो यहाँ पर इज का यूज़ करते, लेकिन शॉप्स है तो आर का यूज़ करेंगे, यानी कि आप जानते हैं ना सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो शॉप्स आपका जाएगा, शॉप्स के बाद आएगा आर, ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो क्लोज है तो इसका क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा, CLOSED, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड के बाद बच्चों हम क्या करते हैं कि बाई लगा करके नए ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप बाई लगाइए और बाई लगाने के बाद नया ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से आएगा। दे आपका ऑब्जेक्ट देगा देम, तो बाई देम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अदर वर्ड को लिख लेंगे जो बचा होगा, एट 9 PM, एट 9 PM। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये जो आपका एक्टिव वॉइस का टेंस है ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है ना, सिंपल इंडेफिनिट टेंस है। आ रही बात समझ में? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, सिंपल इंडेफिनिट थोड़ा गलत हो जाता है, या फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, एक ही बात है। और इसका पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो SMR का यूज़ किया जाता है। और आप ये जानते हैं कि सिंगल वर्ब के साथ सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगता है और जो प्लूरल वर्ब होता है उसके साथ, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। आगे बढ़े बच्चों, तो ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, ही इज़ टू वीक, वह इस वेट को उठाने के लिए बहुत
वीक है, कमज़ोर है। ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, इस वेट को उठाने के लिए वह बहुत वीक है। इसको अगर हम बच्चों किस में बदलना है, रिप्लेस टू बाई सो, हमें क्या करना है कि इस टू के स्थान पर सो का यूज़ करके बदलना है, जिसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही इज़ सो वीक, ही इज़ सो वीक। यहाँ से आपका एक मतलब निकलेगा कि वह इतना कमज़ोर है, दैट की, टू को हटा करके दैट की। अब वापस से सब्जेक्ट लिखिए आप, ही कैन नॉट, ही के बाद क्या लगाएंगे, कैन नॉट, हमेशा ऐसा काम करना है, ही कैन नॉट, उसके बाद लिफ्ट दिस वेट, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट। ठीक, इतना हो गया। तो ही सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट की ही कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, कि वह इस वेट को नहीं उठा सकता है। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले सेंटेंस के ऊपर। कह रहे हैं कीप क्लीन योर सराउंडिंग, यानी कि अपने चारों तरफ क्या रखो, साफ रखो, क्लीन रखो। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरह से कहीं ना कहीं इसमें क्या दिया जा रहा है बच्चों, यहाँ पर दिया जा रहा है बच्चों और आदेश दिया जा रहा होगा। आदेश न कहकर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि अपने चारों तरफ क्या रखो, साफ सुथरा रखो। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बच्चों। ठीक, तो देखिए अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कि आदेश दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, है ना, या फिर रिक्वेस्ट किया गया है, तो उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बच्चों सबसे पहले आप लिखते हैं लेट। क्या लिखते हैं बच्चों, लेट। अब लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो क्लीन है आपका वर्ब, और वर्ब के बाद 99% ऐसा चांस होता है कि आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो लेट योर सराउंडिंग, लेट योर सराउंडिंग, लेट योर सराउंडिंग। और ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद आप बी का यूज़ करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, सॉरी वर्ब यहाँ पे है, किप आपका यहाँ पर वर्ब है, सॉरी माफ़ करिएगा, किप का यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैप्ट, कैप्ट, और यहाँ पर आएगा क्लीन, किप क्लीन। ये एक साथ आप पढ़ेंगे यहाँ पे, किप क्लीन के बाद यहाँ पे योर सराउंडिंग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके पहले लेट का यूज़ करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद किप का थर्ड फॉर्म केप्ट आएगा, फिर क्लीन एज इट इज़ आपका जस का तस उतरेगा। यानी कि किप क्लीन योर सराउंडिंग का जो पैसिव वॉइस हो जाएगा वो हो जाएगा लेट योर सराउंडिंग बी केप्ट क्लीन। We shall be blamed by everybody, we shall be blamed by everybody। इसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है बच्चों। किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। तो देखिए एक्टिव वॉइस में देखिए पैसिव वॉइस अगर आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है ना, तो एक्टिव वॉइस भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। जैसा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है वैसा पैसिव वॉइस का होता है, जैसा स्ट्रक्चर आपके पैसिव वॉइस का होता है वैसा ही एक्टिव वॉइस का भी होता है। तो यहाँ पर चूंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो हमको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट चाहिए। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट के लिए आप कहाँ से उठा करके लाएंगे, उठा करके लाएंगे यहाँ से, एवरीबॉडी, है ना। आप एवरीबॉडी, जाहिर सी बात है ना बच्चों, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा वही तो इसके ऑब्जेक्ट में गया होगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा वो इसका ऑब्जेक्ट बना होगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहा होगा इसका सब्जेक्ट बना होगा। कहने का मतलब हमको एक्टिव वॉइस का क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो एवरीबॉडी को उठा लीजिए, EVERY, एवरीबॉडी हो गया बच्चों। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, तो इसमें भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना है। तो शैल बी है, तो क्या रहा होगा कि शैल बी मतलब होगा, देखिए वी के साथ शैल बी का यूज़ हुआ है, तो एवरीबॉडी के साथ आप विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस अगर विल बी एक्टिव वॉइस अगर विल या शैल होता है तो वो विल बी या फिर शैल बी में बदलता है। तो यहाँ पर शैल बी है तो यहाँ पर बदलेगा विल में, एवरीबॉडी विल। ठीक, और आप ये जानते हैं कि ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग बना रहे हैं। सब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब हो चुका है, V1 हमको चाहिए, यानी कि जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म। ब्लेम्ड है यहाँ पर, आप यहाँ पर ब्लेम का यूज़ करेंगे, BLAME, ब्लेम का यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा इतना तो हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट चाहिए। कहाँ से आएगा, सब्जेक्ट से आएगा। वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस, US। तो everybody will blame us, everybody will blame
अस, ठीक है। इसका वापस एक्टिव वॉइस करेंगे तो ये बिल्कुल आपका साफ सुथरा बनेगा बच्चों। आगे क्या कह रहा है कि वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट यानी कि हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे लिव ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। इसका पैसिव, इसका सिंपल सेंटेंस में हमको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर बच्चे, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ना कि हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, ताकि बोलना ज़रूरी नहीं है, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, यानी कि वी ईट टू लिव, हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए, टू लिव जिंदा रहने के लिए, ठीक है बच्चों। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एक 6 नंबर का एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। डिड द हंटर शूट द लायन, ठीक है ना। डिड द हंटर शूट द लायन, यानी कि जो हंटर है क्या उसने लायन को शूट कर दिया है। तो बच्चों इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, डिड से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है बच्चों कि जो पैसिव वॉइस का वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। आप ये जानते हैं कि डिड हमारा वॉज या वेयर में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए आप पहले सब्जेक्ट देख लीजिए कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा। तो यहाँ से उठा लीजिए द लायन, यानी कि शेर को उठा लीजिए, यही आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। और लायन के लिए वॉज का यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे वॉज द लायन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया है, वो भी मेन वर्ब का। तो इसका आप जानते हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है बच्चों, तो शूट का थर्ड फॉर्म शॉट, ठीक है। वॉज द लायन शॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं आप, बाई लगा करके न्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जो कि बाई हंटर से बदले, बाई द है ना, हंटर आपका सब्जेक्ट है तो यही न्यू ऑब्जेक्ट में जाएगा, बाई द हंटर, ये भी आपका लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वॉज द लायन शॉट बाई द हंटर, डिड द हंटर शूट द लायन का पैसिव वॉइस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, यानी बच्चे जो 16 साल से नीचे हैं हम उन्हें एडमिट नहीं करते हैं, यानी वी विल नॉट एडमिट, हम एडमिट नहीं करेंगे, करते हैं नहीं, हम एडमिट नहीं करेंगे किसे, चिल्ड्रेन अंडर 16, बच्चे जो 16 साल से छोटे हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करना, आप ये जानते हैं कि हमें सबसे पहले, चूँकि एक्टिव वॉइस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। एडमिट आपका वर्ब है, इसके बाद चिल्ड्रेन अंडर 16 ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, यही बना दीजिए पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो चिल्ड्रेन अंडर 16, चिल्ड्रेन अंडर 16 विल जो होता है किस में बदलता है, शैल बी या फिर विल बी में बदलता है। तो यहाँ पर वी के साथ विल लगा है तो चिल्ड्रेन वाले के साथ शैल लग जाएगा, ठीक है ना। तो चिल्ड्रेन अंडर 16 शैल बी। उसके बाद आप जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, एडमिट है तो एडमिटेड हो जाएगा, एडमिटेड हो जाएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करने के बाद हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, और बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं जो कि वी का बनेगा। एक गलती ये हुई है बच्चों कि यहाँ पर विल के बाद नॉट लगाया तो ये भी निगेटिव बनेगा, और शैल और बी के बीच में यहाँ पर नॉट आएगा, ठीक। तो चिल्ड्रेन अंडर 16 शैल नॉट बी एडमिटेड बाई, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, फुल स्टॉप। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमने पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर दिया। गलती एक ये हुई थी कि ये विल नॉट है तो मतलब नेगेटिव है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का जैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, पैसिव वॉइस का बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको बनाते हुए अपना काम करना है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े बच्चों तो हमारे पास जो अगला है 8 नंबर का, वो है ही इज़ वेरी एक्सीलेंट टीचर, वह बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया टीचर है।
अध्यापक है, एक्सक्लामेटरी बनाना है बच्चों। तो कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं कि एक्सक्लामेटरी का जो हम यूज़ करते हैं, मतलब एक्सक्लामेटरी जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हाउ का यूज़ करते हैं, हाउ, HOW, हाउ। उसके बाद एक्सीलेंट, हाउ एन एक्सीलेंट, हाउ एन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के पहले एन का यूज़ होगा, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा यहाँ पर, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, ठीक है। ये तरीका होता है किसी भी सिंपल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में बदलने का। हाउ से स्टार्ट करिए, एन एक्सीलेंट टीचर लिखने के बाद ही इज़ एज इट इज़ आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक। देखिए जो मतलब इसका होगा वही मतलब इसका भी होगा, ठीक है ना। आगे अगर मैं बढ़ूँ बच्चों तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, द प्रिंसिपल इज़ टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। बिल्कुल इसके पहले हमने एक कर चुका है एग्जाम्पल, बिल्कुल वैसा ही है ये। आप लिखेंगे यहाँ पर कि द प्रिंसिपल इज सो बिजी, प्रिंसिपल इज सो बिजी, टू को हटा करके दैट का यूज करेंगे, दैट कि ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। द प्रिंसिपल इज सो बिजी, यानी कि प्रिंसिपल जो है वह इतने बिजी हैं दैट कि वह मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि समझ में आया होगा। अगला देखिए 10 नंबर का, शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। शेक्सपियर हमेशा याद रखे जाएंगे, शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, शेक्सपियर हमेशा याद रखे जाएंगे। इसको अगर हम दूसरी तरह से कहें तो कह सकते हैं बच्चों कि शेक्सपियर को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, शेक्सपियर को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा, या आप कहिए शेक्सपियर हमेशा याद रखे जाएंगे। दोनों ही बात एक ही हुआ, तो हम कैसे बनाएंगे, शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन। कैसे लिखेंगे, शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन, ठीक है। सिंपल है, शेक्सपियर एज इट इज, विल जस्ट का ऑलवेज की जगह पर नेवर आ गया अभी, और रिमेंबर को आप पलट दीजिए, रिमेंबर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन, ठीक है, फॉरगॉटन। समझ में आई बात बच्चों। शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा शेक्सपियर विल नेवर बी फॉरगॉटन, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक। इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं 10 ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो हर एग्ज़ाम में किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है कि यही अगर नहीं आए तो आप सीख पाए होंगे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कैसे बदलते हैं जिसमें कि सेंस सेम हो, मतलब कि जो भाव है वो न बदले, ठीक है ना। हम एक सेंटेंस में जो कहना चाहते हैं हमारा सेम कथन दूसरे में भी हो, इधर उधर थोड़ा मोड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।